हेलो स्टूडेंट्स। इस कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर हम हाजिर हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे ले जाने के लिए। थैंक गॉड इस महामारी के बीच हमारे पास महान टेक्नोलॉजी भी है। अदरवाइज ना मेरे पास कुछ रहता करने को, ना आपके पास, और ये ज्यादा बोरियत भरी बात होती कंपेयर टू जो अब हो रहा है उससे। ओके, देखिए बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड के मॉडल में कि भाई एटम ऐसा होता है, उसने जो मॉडल दिया उसमें क्या कमियां रही, राइट, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बोहर पे आएंगे। बोहर के बाद हमने कुछ चीजें पीछे छोड़ दी, जैसे रिडबर्ग्स फॉर्मूला, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा, ये सारी शब्द आप इस लेक्चर के बाद देखेंगे, राइट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी। फिलहाल हम रदरफोर्ड और बोहर की बात करेंगे, ठीक है, राइट। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में हमें यह समझा दिया कि थॉमसन जो कह रहा है वो गलत है। पॉजिटिव चार्ज फैला नहीं रहता एटम में, बल्कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेट रहता है, राइट। पूरा का पूरा पॉजिटिव एक जगह जमा रहता है और इस हिस्से को उसने न्यूक्लियस नाम दिया, राइट। ये अगर मैं न्यूक्लियस के साइज का कंपैरिजन करूं एटम से, तो आप इसे समझें कि अगर न्यूक्लियस फुटबॉल जितना है तो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड्री है, जो फुटबॉल जो ग्राउंड है, क्रिकेट मान लो, एक फुटबॉल आप ले आए, फुटबॉल जितना न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कितनी दूर चक्कर लगाएंगे, जो बाउंड्री है इतनी दूर। और इस बॉल और उस इलेक्ट्रॉन, यानी सेंटर में एक बॉल है और इलेक्ट्रॉन बाउंड्री पे चक्कर लगा रहा है, इसके बीच में जगह खाली है, राइट। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ओके, इवन मुझे नहीं पता आपको ये बात कितनी समझ में आएगी, बट मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे डेंस सब्सटेंस न्यूक्लियस है। डेंसिटी जिसकी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है कितनी जगह में किसी सब्सटेंस का कितना मास आया है, राइट। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और उसका मास बहुत ज्यादा रहता है, राइट। उसके मास और उसकी स्पेस, उसके वॉल्यूम से कंपैरिजन किया जाए तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डेंस है। इस दुनिया का सबसे डेंस सब्सटेंस अगर कोई है तो वो न्यूक्लियस है। डेंस कोई चीज है तो वो न्यूक्लियस है, ठीक है। खैर, तो रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि पूरा पॉजिटिव एटम के सेंटर में कंसंट्रेट रहता है, फैला नहीं रहता, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, राइट। बट अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, पर कैसे चक्कर लगा रहे हैं। ओके, आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन दूर है, न्यूक्लियस बीच में है, बीच में स्पेस खाली है, बट ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों चक्कर लगा रहा है? वो कौन सा फोर्स है जो इसे घुमा रहा है, राइट। वो अंदर क्यों नहीं चला जाता? ये सारी बातों का जवाब नहीं था रदरफोर्ड के पास, राइट। उस टाइम जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया, उस टाइम ये कहा गया कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, मान लो अर्थ है ये, राइट, अर्थ चक्कर लगाती है, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मतलब एटम की शक्ल को, एटम के शेप को प्लैनेट जो सोलर सिस्टम है उससे कंपेयर किया गया, ठीक है, ये कंपैरिजन कर दिया। बट एट द सेम टाइम मैक्सवेल की थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल की, कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब किसी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, घूमेगा, तो वह अपनी एनर्जी लूज करेगा। मतलब हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट, कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम ये आवाज उठी, राइट। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते, तो बोले पहली बात तो कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और सन बहुत बड़ा है, सोलर सिस्टम बहुत लार्ज मैक्रो पार्टिकल है, बिग पार्टिकल्स है, राइट। आप इससे इन छोटे पार्टिकल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उस टाइम ये आवाज उठी इस मॉडल के विरोध में, अगेंस्ट में, राइट। दूसरी बात, ये एक तो ये बहुत छोटा सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। दूसरा, जिस सन और अर्थ की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों न्यूट्रल है, राइट। इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना सन के ऊपर चार्ज है ना अर्थ के ऊपर, राइट। बट यहां चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज है। एट दैट टाइम मैक्सवेल की थ्योरी, जो आज भी है, ऐसी बात नहीं है, राइट, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो ये कहती थी
कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी के चारों तरफ घूमता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करते करते धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के पास जाएगा और एक दिन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जो हम कह रहे हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो। उस टाइम ये आवाज उठी रदरफोर्ड के टाइम, क्योंकि अगर ऐसा है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इसके चारों तरफ घूमेगा, ये मैक्सवेल कह रहा है, तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करते 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 एक दिन वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपकी पूरी बात गलत हो जाएगी। राइट, इसका मतलब जो आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, कुछ और बात है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। रदरफोर्ड से कहा गया जो आप कह रहे हो वो गलत है, एटम किसी और तरीके से एग्जिस्ट करता है। उस टाइम रदरफोर्ड से कहा गया कि यस थॉमसन गलत है, बट सही आप भी नहीं हो। राइट, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो एक दिन वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इससे एटम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट एटम तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब उसकी शक्ल ऐसी नहीं है, कुछ और है। ओके बच्चों, ओके तो पहली बात तो ये जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा वो एनर्जी के बारे में नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम ज्यादा, चलो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, बट मेन ड्रॉबैक रदरफोर्ड का ये था। ठीक है, एक दो बातें और भी थी बट हम उसको थोड़ी देर के लिए रोके हुए हैं। जैसे जैसे हमारी यूनिट आगे बढ़ती जाएगी वो बात अगर मैं यहां लिख दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहा है। राइट, उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में अगर मैं लिख दूं, क्योंकि वो टॉपिक होंगे उसके बाद आपको पता लगेगा यस रदरफोर्ड कहां गलत था। राइट, तो फिलहाल हमारे लिए रदरफोर्ड का एक ही ड्रॉबैक है कि वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम स्टेबल है पर कैसे स्टेबल है ये नहीं बता पाया रदरफोर्ड। राइट, तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, it was unable to explain the stability of any atom। ठीक है, राइट बच्चों, अब चलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की तरफ। बच्चों, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इन 1913 में नील्स बोहर, ही वाज फ्रॉम डेनमार्क से थे। ओके, इन्होंने मॉडल दिया एटम का कि एटम ऐसा होता है। राइट, और हम इसको फॉलो करते आए। बोहर ने जो ये मॉडल दिया, एटम हमें बताया, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था। 1905 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। राइट, कि एनर्जी पैकेट्स में आती है। ओके, पैकेट्स में आती है, तो उस पे बेस्ड था ये पूरा मॉडल। ओके, जरा देखो उसने इस मॉडल में क्या क्या बातें कही। पहले उन्होंने कहा एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन कांस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब कि मेरे पास या देखिए अकॉर्डिंग टू बोहर, न्यूक्लियस होता है। राइट, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो ना तो वो एनर्जी लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। मैक्सवेल क्या कहता है, चार्ज ये होता है वो होता है, कुछ कहे। बोहर बोला मैं कह रहा हूं कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ना तो वो एनर्जी लेगा किसी से ना एनर्जी देगा। हाँ, अगर आपने इसे एनर्जी दी तो कुछ होगा जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल क्या कह रहा है बोहर, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ना तो वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। राइट, बिना एनर्जी लूज या गेन किए वो कांस्टेंट स्पीड से इसके चारों तरफ घूमता रहता है। राइट, और इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये यहां घूम रहा है, यहां एक्चुअली यहां कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक रास्ता है। ये रास्ता है जो इलेक्ट्रॉन ने इख्तियार किया है घूमने के लिए। राइट, तो इलेक्ट्रॉन जब जहां यह घूम रहा है तो हमने जो ये सर्कल बनाया है, ये इमेजिनरी है। राइट, यहां कुछ है नहीं, बस रास्ता है, इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर लगा रहा है। इस रास्ते को बोहर ने शेल कहा, SHELL, शेल और ऑर्बिट। शेल या इसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट। ओके, तो पहली स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन कांस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट।
एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, कांस्टेंट का मतलब फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है, कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, जो दूसरी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर वाली स्टेटमेंट को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों, ओके, इसे समझाने के लिए स्पेस नहीं है दुर्भाग्यवश हमारे पास। देखो दूसरी स्टेटमेंट सुनो, वो कहता है इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। पहले ये कहता है मोमेंटम, आई होप आपने सुना होगा मोमेंटम। मोमेंटम दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। जो जब कोई किसी के चारों तरफ घूमता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, जब कोई सीधे भाग रहा है या सीधे चल रहा है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर या लीनियर? ऑब्वियसली एंगुलर, राइट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है mvr। जो घूम रहा है उसका मास कितना है, वो किस स्पीड से घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी, आर सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, राइट। ओके, जैसे आप किसी पाइप है यहां, पाइप को ऐसे पकड़ के उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो तो आपके अंदर एंगुलर मोमेंटम है। कितना एंगुलर मोमेंटम है, आपका मास कितना है, किस स्पीड से आप घूम रहे हो, और उस पाइप से और आपका डिस्टेंस कितना है। ठीक है बच्चों, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होता है, पहली बात। अब एक जबरदस्त बात यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो ऐसे घूमते हैं कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो कितना होना चाहिए, वो h/2 h प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई बाई 22/7 22/7 3.14 इसके इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मुझे पता आपको ये बात समझ में नहीं आई, बट अभी समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है बोहर कि जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो ऐसे घूमता है, वहां घूमता है, ताकि ऐसे घूमता है, वहां घूमता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr h/2 का दुगुना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो। h/2 से या h/2 हो 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना। हमने उससे कहा यार इलेक्ट्रॉन तू यहां घूम ले, यहां। ये बोला देख अगर मैं यहां घूमूंगा तो मेरा आर बदल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, बदल जाने दे। वो बोला यार मेरा आर अगर बदल गया, राइट, तो मेरा mvr बदल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, बदल जाने दे। वो बोला अगर मेरा mvr बदल गया तो मेरा mvr h/2 से दुगना नहीं रहेगा, तिगुना नहीं रहेगा, 1.5 गुना हो जाएगा, राइट। हमने कहा फिर क्या हो गया? वो बोला ऐसा नहीं कर सकता मैं, ये इस प्रकृति के विरुद्ध है, ये इस नेचर के अगेंस्ट है। मैं वहां घूमूंगा, मैं उस जगह घूमूंगा, ऐसी जगह घूमूंगा जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम h/2 का दुगना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, 1.5 गुना जहां होगा, 1.25 गुना जहां होगा, 2.25 टाइम्स होगा, 2.75 टाइम्स होगा, तो मैं वहां नहीं घूमूंगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चूज करता है कुछ ऐसे कि उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल हो। इस लाइन का मतलब समझना, एंगुलर मोमेंटम mvr इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर आना चाहिए, 2 3 4 5 1 ऐसा आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या कहा उसने कि मैं ऐसी जगह घूमूंगा जहां मेरा एंगुलर मोमेंटम यानी मेरे मास, वेलोसिटी और रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस का जो प्रोडक्ट है वो h/2 के n टाइम्स हो। ठीक है, राइट। ये बहुत जबरदस्त बात थी। यहां उसने देखो प्लैंक्स कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। m क्या है ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n मतलब अगर 1 है तो मतलब वो यहां घूम रहा है, राइट। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 1 into h/2 यानी h/2। और जब वो सेकंड शेल में चला जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, तो उसका mvr हो जाएगा 2 into h/2। जब वो थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा
तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3 इंटू h बाई 2 पाई। तो n क्या है? n है जिस शेल में वो घूम रहा है, राइट? n इज nth शेल, n इज नंबर ऑफ शेल, राइट? किस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 2 होता है, पाई 3.14, राइट बच्चों? तो ये था हमारी सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। थर्ड पे आते हैं बच्चों। When energy is provided to an atom, its electron gets excited and jumps from one orbit to another orbit. ये क्या थी थर्ड बात बोहर की, जरा ये सुनो। वो बोला कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, ये उसका दूसरा शेल है, ये उसका थर्ड शेल है, ये इसका फोर्थ शेल है। शेल और ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, राइट? याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए या यहां से यहां, बीच में नहीं जाएगा। आपसे कोई पूछे बीच में क्यों नहीं जाएगा, तो आप कहना कि उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई का दुगुना तिगुना 4 गुना होना चाहिए, 1.5 गुना नहीं होना चाहिए। तो वी इलेक्ट्रॉन कैन फेस सम प्रॉब्लम कि वो नहीं एक्वायर कर पा रहा अपना एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, नहीं एक्वायर कर पा रहा यहां, इस वजह से वो यहां नहीं यहां जाना पसंद करेगा, राइट? यहां से सीधा यहां जा सकता है, बीच में नहीं, यहां से सीधा यहां जा सकता है, राइट? ओके, सो देखो बहुत अगली बात क्या कहता है कि ये जो हमने अगले सर्कल बनाए हैं जिन्हें हम ऑर्बिट कह रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये कुछ ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां गया तो उनका एंगुलर मोमेंटम mvr h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, राइट? ये ऑर्बिट कुछ ऐसे हैं। तो ये कहता है जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, हमने इसे एनर्जी दी, राइट? एनर्जी दी, इसे हीट किया या लाइट डाल दी। लाइट में क्या होते हैं? लाइट में पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, फोटोन होते हैं, वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर जाकर गिरे, राइट? फोटोन में एनर्जी थी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने लिया और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर मान लो थर्ड ऑर्बिट में चला गया, राइट? यहां से निकलकर यहां चला जाएगा, ओके? बीच में नहीं जाएगा क्योंकि उसे अपना एंगल सेकंड में जा सकता है, राइट? बट इतनी एनर्जी थी कि वो सीधा यहां के बाद यहां चला गया, ओके? सेकंड यहां जाता बट इससे ज्यादा एनर्जी हमने दी थी तो वो थर्ड में चला गया, ओके? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ओके? जब वो फर्स्ट शेल में था तो ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट थी। ग्राउंड या कुछ किताबें नॉर्मल स्टेट कहती है इसे, हम इसे हमेशा ग्राउंड स्टेट कहेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन कहां था? ग्राउंड स्टेट में। फिर आपने एनर्जी दी, एनर्जी लेकर वो एक हाई शेल में चला गया, हाई ऑर्बिट में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में चला गया, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है बच्चों? तो यही बात कह रहा है वो अपने थर्ड पोस्टुलेट में, व्हेन एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू एन एटम इट्स इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाएगा एंड जंप्स टू द ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी, और उस ऑर्बिट में चला जाएगा जिसकी एनर्जी इससे हाई है, ठीक है? थर्ड पोस्टुलेट थी। फोर्थ देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म्ड। ये क्या फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी उसकी? जैसे ये हमारे पास एटम है और इलेक्ट्रॉन मान लो आपने एनर्जी देकर, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर फर्स्ट ऑर्बिट से आपने उसे थर्ड ऑर्बिट में ले गए, राइट? कहां है वो? ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में है, ओके? एक्साइटेड स्टेट में ले गए, वहां ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पाएगा, राइट? वो वापस आएगा और वापस आते टाइम उस एनर्जी को लूज करेगा। आई रिपीट, वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, राइट? ग्राउंड स्टेट में नहीं तो अपनी जो नीचे वाली स्टेट है, कम एनर्जी की स्टेट है, वहां। तो जब वो ऐसा करेगा तो उस ली हुई एनर्जी को रिलीज करेगा, राइट? एनर्जी को रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी जो उसने रिलीज की, अगर हम किसी प्रिज्म में से पास करें, प्रिज्म है ये, इस एनर्जी को किसी प्रिज्म में से पास करें, प्रिज्म में से पास करके किसी प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर हम उस लाइट को डालें तो हमें कुछ लाइंस दिखाई देगी,
इन लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। ये आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बस फिलहाल ये कह सकता हूं मैं कि आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए एनर्जी लेता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, राइट, वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता, वापस आता है, वापस आते टाइम उस एनर्जी को एमिट करता है, बाहर निकालता है, राइट। इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, right, and de-excited comes to the ground state by losing its energy, emitting its energy। ठीक है बच्चों, राइट, जो उसने एक्साइट होते हुए ली थी। तो यहां पे when electron in an atom falls from higher energy level to lower, spectral lines are formed। जो लाइट, जो एनर्जी यहां से निकली, हमने उसे प्रिज्म में से पास किया, प्रिज्म में से पास करके उस लाइट को जब फोटोग्राफिक प्लेट पे डाला तो हमें कुछ लाइंस ऑब्जर्व होगी। इन लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एक टॉपिक हमने बीच में स्किप कर दिया, राइट, इसके बारे में हम देखेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा। बट ये जरूर याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एनर्जी लेता है, वापस आता है, उस एनर्जी को लूज करता है। ये थे बच्चों, एक और पोस्टुलेट है और देख लेते हैं। The force of attraction on electron by the nucleus is equal to the centrifugal force of that electron। जरा समझे यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे उसने पूरे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया इस पोस्टुलेट में, इस बात में, राइट। वो क्या कहता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो बोला इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स तो जो इसे अंदर की साइड खींच रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। यानी ये हो गया मेरा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर मैं किसी चीज को, एक सेकेंड, अगर मैं एक सेकेंड बच्चों, देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक मोबाइल का चार्जर है, ओके। ये एक किसी धागे से बंधा हुआ है। ये जो है ये इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन है, धागा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। अगर आप देखो तो ये जो वायर है, जो तार है, वो इसे अपनी तरफ खींच रहा है, बट जो इसका फोर्स है, जब ये घूम रहा है, घूमते टाइम ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि ये जब घूम रहा है तो इसके चारों तरफ नहीं घूमना चाहता, ये बाहर जाना चाहता है। अगर ये यहां से निकल जाए तो निकलकर ये आगे की साइड जाएगा, ना कि घूमता हुआ आगे नहीं बढ़ेगा, ये वहीं से बाहर की साइड निकलेगा। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक वो जो इन दोनों का अट्रैक्शन प्लस घूमते टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल ऐसे याद रखो कि वो कोशिश करेगा कि वो बाहर फेंकने वाला फोर्स। ओके, एक फोर्स ऐसा है जो इसे बाहर जाने के लिए कह रहा है और एक फोर्स इसे यहीं रहने के लिए कह रहा है। ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं घूम रहा है। ओके, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाए, मान लो आपने कहा या आपने कैसे ना कैसे इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो गया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म होते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचेगा, वो इसे अंदर की साइड खींच लेगा, जो कि किसी भी एटम में नहीं होता। इसका मतलब हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों फोर्स के साथ रहता है। एक ऐसा फोर्स जो उसे अंदर की साइड खींच रहा है और एक ऐसा फोर्स जो उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है, राइट। एंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ फोर्सेज आर इक्वल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो उसे बाहर फेंक रहा है। ओके, तो बोहर ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो वहां दो फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स जो उसे अंदर की साइड खींच रहा है और एक फोर्स जो उसे बाहर फेंक रहा है, एंड बोथ द फोर्सेज आर इक्वल। दैट्स व्हाई एटम्स आर स्टेबल, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल एट दैट स्टेट। मैक्सवेल की बात माने तो वो अंदर चला जाता, बट बोहर बोला ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फ्यूगल, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है,
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बाहर फेंकने वाला फोर्स है, वो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर होते हैं, इस वजह से वो वहां घूमता रहता है। देखिए बच्चों, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने हमें जो दिया, अब उसको मैथमेटिकल देखने की जरूरत थी, उसको इंप्लीमेंटेशन, उसके बेस पे हम अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते थे, राइट। वो कैसे करेंगे, कैसे हो सकते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, वो देखिए बच्चों। हमने सिर्फ बोहर की बात मानी, राइट। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले डिजाइन किए, बनाए। ओके, तो जरा देखो, सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। पहले तो ये समझो कि ये किस ऑर्बिट की या रेडियस की बात कर रहा है, क्या कह रहा है ये। जरा देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये कोई एटम है, ये उसके अलग अलग ऑर्बिट है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताओ, तो आपने क्या बताया, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। मैंने कहा नहीं, यहां से यहां तक बताओ, तो आप क्या बता रहे हो, रेडियस ऑफ ए सेकेंड ऑर्बिट, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर सेकेंड शेल या सेकेंड ऑर्बिट तक का डिस्टेंस। अगर मैं कहूं यहां से यहां बताओ, तो ऐसे ही आप कह सकते हो कि ये रेडियस है थर्ड ऑर्बिट का। जब हम थर्ड शेल तक जाएंगे न्यूक्लियस के सेंटर से, तो हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, वो है यहां। ओके, तो अब हमें इन डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला डिजाइन करना है, या मैं कहूं कि डेरिवेशन करना है, जिसमें हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जो फॉर्मूला काम आएगा शेल या ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, देखिए, देखो बच्चों, क्या है वो, आई होप आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज्यादा बोरिंग नहीं है। ओके, मुझे आशा है इसकी, बाकी आप जाने कैलकुलेशन। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इंटरेस्ट लीजिए, राइट। हाँ, अगर डॉक्टर नहीं बनना तो इंटरेस्ट मत लीजिए, आवारा घूमना है तो बेशक आप इंटरेस्ट ना लें। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जरा देखो बच्चों, देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जबरदस्ती जो मजेदार नहीं है उसमें भी मजा ढूंढना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है बच्चों इसका। ओके, देखिए, देखो बच्चों, मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, या ये कोई एटम है, ठीक है, एटम है और इसका एटॉमिक नंबर Z है। ये कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, राइट। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर, इसका मतलब उसमें 2 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब 3 प्रोटॉन है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? Z प्रोटॉन, राइट, एग्री ना। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला बनाना है, तो किसी पर्टिकुलर एटम को नहीं लेके चल सकते, हम एक जनरल बात कहेंगे। तो मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब इसमें Z प्रोटॉन है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, राइट। चक्कर क्यों लगा रहा है? क्योंकि कोई उसे दूर नहीं जाने दे रहा, राइट, कोई इसे खींच रहा है। ये इसके अंदर क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि इसे कोई दूर जाने के लिए कह रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी 2 फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक इसे खींच रहा है, एक इसे बाहर फेंक रहा है। ओके, चलिए बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है जो इसे खींच रहा है? कूलम्ब्स लॉ याद है? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था? 2 चार्ज है, जैसे Q1 Q2, 2 चार्ज है, इनके बीच के अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो जितना ये चार्ज है इनटू जितना ये चार्ज है अपॉन, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो अपॉन r²। ये फोर्स है जो 2 चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, राइट। ये अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है, मान लो Q1 पॉजिटिव Q1 नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये चार्ज, यानी ये +2 -2 जितना भी है, +3 प्लस जितना भी है, ये मान लो +8 है, तो 8 इंटू ये -6 है, 8 इंटू 6 बाई इनके बीच का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। आई होप आपने ये पढ़ा है, ये कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके ऊपर कितना चार्ज है? इसके ऊपर है Ze चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर।
तो आप कहोगे Ze क्या है? देखो, एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे एक प्लस, राइट। इस प्लस को मैं E भी कह सकता हूं। E क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। ओके, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन ए सिंगल प्रोटॉन। अगर मेरे पास दो प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज हो गया 2E। एक प्रोटॉन पे E चार्ज तो दो पे 2E, राइट। अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज होगा? 10 इंटू E, राइट। ओके, तो जो E है, E वो एक प्रोटॉन पे चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया Ze इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? E। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज ही तो होता है, अपोजिट चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही है, प्रोटॉन पे भी इतना ही है, बस फर्क कितना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, दोनों पे जो चार्ज है वो अलग है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज हो गया Ze, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया E, यानी Q1 Q2, राइट, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, R²। तो ये वो फोर्स है जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो इसे बाहर की साइड फेंक रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है? mv²/r। ये फॉर्मूला है जिसे आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे या मे भी आपने पहले भी पढ़ा हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वो फोर्स है जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर भाग रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस यानी r। ओके, और इस टाइम इलेक्ट्रॉन एक ही जगह घूम रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो मैं इसको हटाता हूं तो मैं कह सकता हूं नाउ एट दैट टाइम, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एट दैट टाइम Ze²/r²। Ze² क्यों? Ze इंटू E, तो Ze² हो गया, R² इज इक्वल टू mv²/r। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये कहां से आया, mv²/r। Ze, ये दोनों फोर्स इक्वल है इस टाइम। ओके, हमें निकालना है रेडियस, मतलब r की वैल्यू निकालनी है, राइट, r की वैल्यू निकालनी है। जरा देखिए बच्चों, अब मैं एक बार बोहर की उस पोस्टुलेट के पास चलता हूं, बोहर की उस बात के पास चलता हूं जो उसने कही थी कि mvr एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? nh/2π के। अगर वो फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो यहां 1 आएगा, सेकंड शेल में घूम रहा है तो 2 इंटू h/2π। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई nh/2π mr। ये आ गई v की वैल्यू, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर टू हियर। इसको हटा रहा हूं, v की वैल्यू यहां से यहां रख दीजिए, यहां से उठाकर यहां रख दीजिए। पहले तो r से एक r कैंसिल, तो ये बच गया Ze²/r इज इक्वल टू mv², ठीक है। Ze²/r इज इक्वल टू m मास, v की वैल्यू है nh/2π mr का स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर आएगा। ओके, आगे सोल्व करते हैं। Ze² को समझ में आ रहा है, बहुत आसान कैलकुलेशन है यार, 8वीं की कैलकुलेशन है। ओके, Ze²/r इज इक्वल टू m इंटू n²/h², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर π², m का स्क्वायर m², r का स्क्वायर r², ठीक है। फिर वापस यहां चलते हैं, एक r से एक r कैंसिल। ओके, इसको हटा रहा हूं अब मैं, राइट। ओके, r को इस साइड लेके जाओ, सारी वैल्यू को उस साइड, तो r आ गया r इज इक्वल टू n²h² बाई, देखो ये m से m कैंसिल, राइट, ये m से m कैंसिल, तो एक m बच गया यहां, तो 4π² m, r इस साइड आ चुका है, Ze² उस साइड गया, तो ये वैल्यू आ गई मेरी। ये रेडियस है कब? जब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है? n में। अगर आप मुझसे कहें कि एक हाइड्रोजन के लिए जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूमता है तो वो न्यूक्लियस से कितना दूर रहता है, ये मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकता हूं। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का फर्स्ट से सेकंड शेल में चला जाता है एनर्जी लेकर, तब वो न्यूक्लियस से कितना दूर रहता है
वो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकता हूं। बस मुझे n की वैल्यू बदलनी है। n अगर 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस निकला, जो डिस्टेंस निकला, वो फर्स्ट शेल के लिए निकला है। अगर 2 रखूंगा तो सेकंड शेल के लिए, 3 रखूंगा तो थर्ड शेल के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, आर एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, बड़ी आसानी से आया है ये। ओके, बस मुझे डर इस बात का है कि एज ए जो मेडिकल स्टूडेंट है वो कहीं घबरा ना जाए। वैसे कुछ है नहीं इसमें, इससे भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, बड़े बड़े ऑपरेशन करने हैं आपको। ओके बस चलिए, खैर देखो बच्चों, इस फॉर्मूले की भी कुछ खास बात है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, यानी n बदल सकता है, बट हर बार h तो सेम रहेगा। h कितना रहेगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। h सेम रहेगा, 4 तो 4 रहेगा, पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, यानी ये भी फिक्स रहेगा। राइट, Z की बात करूं तो Z, हाइड्रोजन को अगर मैं देख रहा हूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? Z क्या था? Z एटॉमिक नंबर था। हाइड्रोजन की बात करें तो Z का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्लियर है ना? राइट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो Z की जगह मैं 1 रख सकता हूं। हाइड्रोजन की जब मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन, ये E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या अगर मैं SI में बात करूं तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। मैंने गलत बोल दिया, SI नहीं, CGS सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो CGS सिस्टम में कूलम्स को इस ऐसे लिखा जाता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। हाँ यही होता है। राइट, तो अगर मैं सब कुछ किसमें? सीजीएस में रखूंगा, सब कुछ सीजीएस में रखूं, चार्ज, मास को ग्राम में रखूं, राइट, इसको जूल की बजाय अर्ग में रखूं, जूल की छोटी यूनिट सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है। राइट, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी बच्चों, इसको हटा रहा हूं मैं, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ओके, देखें ये कूलम की छोटी यूनिट है, कूलम की छोटी यूनिट है। देखिए अगर मैं ये सारी वैल्यूज रखूं तो Rn की वैल्यू मुझे ये मिलेगी, n बदलता रहेगा, n बदलता रहेगा। राइट, मुझे वैल्यू मिलेगी 0. n को बाद में लिखेंगे 529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इंटू n स्क्वेयर, ये मिलेगा बच्चों मुझे। n बदलेगा, जब मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन के लिए है। अब आप कहोगे हाइड्रोजन के लिए है मतलब Z1 रखा है मैंने यहां, तब ये वैल्यू आई है। राइट, Z1 रखा है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। राइट, हाइड्रोजन का। मैं इस फॉर्मूले से हीलियम आयन के लिए भी बता सकता हूं, हीलियम आयन, हीलियम के लिए नहीं, हीलियम आयन के लिए। सॉरी बच्चों, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, पहले आप यहां पे फोकस कीजिए। 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर n स्क्वायर। ओके, Rn इज इक्वल टू, अगर मैं सेंटी की वैल्यू देखूं तो होती है -10, सॉरी -2, -8 हो जाएगा -10, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इंटू n स्क्वायर। -10 मीटर इज नथिंग बट एंगस्ट्रोम, तो Rn आ गया 0.529 एंगस्ट्रोम इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रोम। थोड़ा सा बोरिंग हो गया मामला, थोड़ा सा ही हुआ है, बट यहां देखो इस फॉर्मूले का फायदा देखो। इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि जैसे ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, राइट, ये अलग अलग शेल है। आपने ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो आपने मुझसे कहा कि ये बताओ न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। राइट, तो मैंने इस फॉर्मूले से ही वैल्यू बता दी। आप कहां पूछ रहे हो? फर्स्ट शेल में, फर्स्ट, तो n की जगह 1 रखा, इज इक्वल टू n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे इलेक्ट्रॉन की दूरी है हाइड्रोजन एटम में जब वो फर्स्ट शेल में होगा। आपने कहा हमने इसे एनर्जी देकर यहां से यहां पहुंचा दिया दूसरे शेल में। राइट, अब बताओ डिस्टेंस कितना है। अब मैंने n की जगह 2 रखा, 2, राइट,
n की जगह 2 रखूंगा, 2 2 जा 4, 4 into 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वो डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रहेगा जब वो सेकंड शेल में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और बात, बहुत जगह ना आप ये देखोगे, इस वैल्यू को 0.529 एंगस्ट्रॉम को 529 एंगस्ट्रॉम को ए नोट से दिखाया जाता है और इसको हम बोहर्स रेडियस कहते हैं, बोहर्स रेडियस ए नोट से, राइट। तो बहुत जगह आप ये फॉर्मूला भी देखोगे, आर एन इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर, जहां ए नोट ये है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए नोट का को हम बोहर्स रेडियस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। ये था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, खैर अभी से इस पे और भी बात करेंगे, चलो देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे दिखाता हूं, आर एन इज इक्वल टू 0.529 राइट इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, राइट, जेड। इस बार हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, सपोज हम हीलियम आयन की बात कर रहे हैं। देखो, हीलियम आयन की बात कर रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर Z है, Z। अब वो एटॉमिक नंबर Z का मतलब फिक्स नहीं है कि हाइड्रोजन हमारे पास है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होता तो Z की जगह 1 रखते, राइट। सपोज इस बार हमसे किसी ने हीलियम आयन के बारे में पूछा। एक इंटरेस्टिंग बात, और मैं कह सकता हूं बोहर की बहुत बड़ी कमी वो ये थी कि उसने जो भी बात कही वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स या एटम्स के लिए कही। मैं दोबारा अपनी रिपीट करता हूं बात, कि बोहर ने जो भी ये फॉर्मूले हम बना रहे हैं या जो भी बात कही वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कही। देखो दोबारा सुनना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। कंफ्यूज हो गए आप इसमें? मतलब अभी नहीं होगे, कहीं और पढ़ते तो कंफ्यूज होते। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये सारे फॉर्मूले लागू होंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये सारी बातें लागू होती है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। किसमें? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। बट अगर मैं हीलियम को हीलियम आयन बना दूं, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो अब इसमें ये फॉर्मूला लागू होगा। तो बोहर की कमी है ये, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, कि बोहर की सारी बातें सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए थी, राइट। बोहर postulates are applicable only on hydrogen and hydrogen like atoms, right? hydrogen like atoms, जैसे मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम या लिथियम की, लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस लगा रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम है। मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, ये गया, लिथियम पॉजिटिव बन गया। क्या इस पे फॉर्मूला लागू होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देता हूं और ये बन जाता है लिथियम +2। अब इसका रेडियस या जो भी हम फॉर्मूले कह रहे हैं, जो भी बोहर बात कह रहा है, अब वो लागू होगी, राइट। सो बोहर इज एप्लीकेबल, बोहर पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल ओनली ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, ये बात आगे जाकर हम उसकी कमियों की बात करेंगे तब भी देखेंगे। तो यहां पे जो Z है वो एटॉमिक नंबर है, यानी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था मैं हीलियम की बात नहीं कर रहा, मैं हीलियम आयन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हीलियम एटम पर जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तब ये फॉर्मूला लागू ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आगे डिस्कस करेंगे ये बात, राइट। फिलहाल ये फॉर्मूला किस पे लागू होगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे। ओके, जरा देखो, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और ये 10 पॉजिटिव हो गया। अब इस पे ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला लागू होगा। आपने मुझसे कहा कि Na+10 में, +10 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज है उस पे, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। मैंने पूछा कौन से शेल में, आपने कहा फर्स्ट शेल में बता दो, ठीक है।
राइट। तो आपने कहा आपके पास एक सोडियम एटम है, सॉरी सोडियम आयन है, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए 11 में से, राइट। ये बन गया Na+10। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बताओ। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, कैसे लगाया, R फर्स्ट शेल में पूछा है तो n की जगह 1 रखा, 0.529। कौन से शेल के लिए पूछा है, फर्स्ट शेल के लिए, तो 1/Z। कितने एटॉमिक नंबर की आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो मैंने नीचे Z की जगह 11 लिखा, एटॉमिक नंबर 11। इतने एंगस्ट्रॉम होगा डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से और इलेक्ट्रॉन के बीच का। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला जाएगा तो कितना डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और इसके बीच में, तो n की जगह इस बार हम क्या रखेंगे, 2। ये डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस के सेंटर और दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बीच। ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट देखिए, या बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NH शेल। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है अलग अलग शेल में, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, राइट। ये वो बड़ी बात थी जिसमें रदरफोर्ड फेल हो गया था। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बता पाया, राइट। काफी बातें नहीं बता पाया, उनमें से एक ये भी थी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, आप कह रहे हो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रदरफोर्ड से हमने कहा, तो उसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी, तो वहां वो फेल हो गया था। ओके, तो देखिए बोहर की हेल्प से हम ये कैसे निकालेंगे। अगर ये मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर Z प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे E चार्ज, तो Z प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे E चार्ज, तो Z प्रोटॉन पे ZE, राइट। एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E रहेगा, तो E से मेरा मतलब है चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये अलग बात है कि दोनों पे चार्ज का साइन अलग अलग होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, कूलम की छोटी यूनिट ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS सिस्टम में 4.8 इंटू 10⁻10 ESU चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, राइट। CGS सिस्टम में कूलम की छोटी यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके कहते हैं उसे। मुद्दे पे आते हैं। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके पास दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात में भी आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कहां है। ओके, मे भी आप में से किसी को डाउट हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बच्चों, अगर आप किसी चीज को एक अपोजिंग फोर्स से एक ऐसी जगह लाकर छोड़ दो कि वो वापस वहां नहीं जा रही, राइट, वापस वहां नहीं जा रही। जैसे इस पेन को अगर मैं ऊपर ले आऊं, ये नीचे जाना चाहता है, बट हमने फोर्स लगाकर इसे, या इस पे फोर्स लगाकर इसे हम यहां ले आए, हमने इस पे वर्क किया, इस पे कुछ काम किया और इसे हम यहां ले आए, तो ये नीचे जाना चाहता है, बट हमने इसे यहां रोका हुआ है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब हम इसे छोड़ेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। जैसे कोई रबर आपके पास है और रबर को आप खींचते हो, तो रबर को खींचकर आपने उसे वहीं पकड़ा हुआ है, राइट, तो आपने उस रबर को खींचने के लिए वर्क किया, राइट, वो वर्क वहां पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। जब आप उस रबर को छोड़ते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, राइट, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो तब वहां आती है जब कोई चीज वहां नहीं जाना चाहती, बट आपने फोर्स लगाकर उसे वहां ले गए, राइट, और जो फोर्स आपने लगाया, जो एनर्जी आपने उसे दी, वो एनर्जी वहां पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर यही घूम रहा है, दूर नहीं जा रहा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तभी तो ये सिर्फ यही घूम रहा है। ओके, तो इसके अंदर दोनों एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, 12 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है Z²/R इलेक्ट्रॉन की। ओके, आप ये पूछ सकते हैं कि ये कहां से आई पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला कहां से आया। तो अलग अलग बुक्स में इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है,
राइट। जो मैं कर रहा हूं मे बी आप बुक में वो तरीका ना देखो, बट सबका थोड़ा सा अलग है, कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, राइट। कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से करते हैं इसको z²/r, कुछ मेरे वाले देसी मेथड से कर देते हैं। आपको जो सही लगे आप उसको फॉलो कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ये कहां से आई, जरा ये देखो। मान लेते हैं बच्चों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहता है, और ये भी हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जो गलत मान रहे हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर ही था कभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने उस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाकर, क्योंकि ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगाकर हम उसे यहां से यहां ले आए, राइट। ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाना चाह रहा है, बट हम इसे फोर्स लगाकर न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ले आए, ओके। जब कितना दूर ले आए, r डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ओके। तो हमने सबसे पहले इस पे वर्क किया, इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमने इस पे कितना फोर्स लगाया, जितना फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या फोर्स था वो, z²/r², थोड़ी देर पहले देखा था हमने, राइट। कितने डिस्टेंस पे हम इसे ले आए, r डिस्टेंस पे ले आए, राइट। ये कैंसिल आउट होकर ये आ गया z²/r, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन पे इतना वर्क किया है, z²/r। और जो हमने वर्क किया वो वर्क उस इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे द्वारा किया गया वर्क ही इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। वो यहां रुका हुआ है क्योंकि हमने उसे इतनी एनर्जी देकर यहां रोका हुआ है, ठीक है, राइट। इतनी एनर्जी, इतना वर्क हमने किया, ओके। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसके अगेंस्ट जाके हमने वर्क किया है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन हियर। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, बट हमने उनको अट्रैक्शन के बावजूद भी दूर किया, ओके। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन हियर, कि भाई जो हमने एनर्जी दी है वो नेगेटिव फॉर्म में आ गई ना। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ओके। हमने देखा है ये थोड़ी देर पहले, mv²/r² z²/r²। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, ओके। यहां से अगर मैं इसको r को कैंसिल आउट कर दूं तो mv² की वैल्यू क्या आ गई, z²/r। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv² फ्रॉम हियर टू हियर, तो हाफ z²/r माइनस z²/r, राइट। हाफ z², एक z²/r में से आधा z²/r चला गया तो आधा बचा, तो माइनस हाफ ze²/r, नेगेटिव साइन क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इतना मैथमेटिक्स हमें आता है, राइट। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, इसको हटाने बच्चों। तो मेरे पास टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये है, बट ये वो फॉर्मूला नहीं जिसका हमें इंतजार है, उसके लिए हमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है इसमें। हमें n की फॉर्म में, nth शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। यहां पे तो n का कोई जिक्र ही नहीं है अब तक, ओके। इसके लिए हमारे पास जो r था n की फॉर्म में, वो क्या था, Rn इक्वल टू क्या था, n²/h²। अब ये मत कहना ये कहां से आया है, सॉरी, ये मत कहना ये कहां से आया है, आपको पता है ये कहां से आया है, 4π² mze², राइट। 4π² mze², ये मेरे पास Rn की वैल्यू है। जब इलेक्ट्रॉन nth शेल में रहेगा तब वो न्यूक्लियस से इतना दूर रहेगा, ठीक है, राइट। R की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो वो मिलेगा जो जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो E इक्वल टू हाफ इंटू ze²/r। तो बाई r, सॉरी r की जगह क्या रख दें, n²h², ये ऊपर चला जाएगा, तो 4π² mze²। आई होप हम फ्रेम से बाहर नहीं गए हैं, या थैंक गॉड। चलिए बच्चों, दो से ये कैंसिल, यहां आ गया 2 माइनस 2 इंटू 2π², m बचा या कट गया, m है, m z²e⁴/n²h²। ये वो एनर्जी है जिसका हमें इंतजार था, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी जब इलेक्ट्रॉन nth शेल में होगा, z एटॉमिक नंबर है।
हाइड्रोजन के केस में Z1 होगा, हीलियम आयन के केस में 2 होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए लागू होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, ऐसी स्पीसीज के लिए जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत बड़ी कमियों में से एक था ये बात, क्या कि उसका फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं हो सकता था। ओके बच्चों, खैर En इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e स्क्वायर बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई जब इलेक्ट्रॉन NH शेल में होगा। राइट, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी आसानी से हम जिनकी वैल्यू फिक्स है, कुछ वैल्यू ऐसी है, जानते हो ना क्या है वो कुछ वैल्यू, 2 हमेशा रहेगा, पाई हमेशा रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा उतना ही रहेगा। राइट, तो ये एक तो फिक्स है, 2 पाई स्क्वायर m, h हमेशा फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इन सारी वैल्यूज को अगर हम रख दें तो ये आता है बच्चों 1312 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये आता है। आई होप मैं सही हूं, किलो जूल पर मोल। राइट, ओके चलिए, En इज इक्वल टू 218 या मतलब खैर छोड़ो, किलो जूल पर मोल, ये मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब वो NH शेल में रहेगा। बस एक छोटी सी बात और, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जब वो NH शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन जब NH शेल में है तो उनकी एनर्जी इतनी है। राइट, एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की, और एक और बात बच्चों, ये कुछ गलती, ये नेगेटिव साइन आएगा हमेशा यहां, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो एनर्जी ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। राइट, तो वहां से मिलता है मुझे 2.18 इंटू 10⁻⁻19, नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो जूल पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जब वो NH शेल में होगा उसका एटॉमिक नंबर Z होगा एटम का, तो इतनी एनर्जी होगी। राइट, आई होप बच्चों आप ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे, आज इनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अगेन चलिए, बस इतना बहुत है। वैसे तो हमें वेलोसिटी और निकालनी है, बट या अगली बार देखेंगे वेलोसिटी ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन NH शेल में होगा, दूसरे शेल में होगा, तीसरे शेल में होगा, तो वो कितनी स्पीड से घूमेगा, ये और निकालना है, पर अगले लेक्चर में देखेंगे उसे। थैंक यू वेरी मच।